प्राचीन भारतीय इतिहास का एक ऐसा दौर जिसने आने वाली हजारों सालों के लिए भारत की नींव रखी। तो चलिए आज वैदिक काल के इस दिलचस्प सफर को समझते हैं। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद उपमहाद्वीप पर एक बिल्कुल ही अलग एक ग्रामीण और पशुपालन पर आधारित समाज उभर कर सामने आया। सोचिए, एक तरफ थे पक्की ईंटों से बने बड़े बड़े शहर और दूसरी तरफ मिट्टी और लकड़ी के बने हुए घर। कितना बड़ा बदलाव था ये। आज हम इसी बड़े बदलाव की परतें खोलेंगे। हम देखेंगे कि कौन थे वो लोग, कैसा था उनका समाज और क्या थे वो विचार जिन्होंने वैदिक काल को एक पहचान दी। तो सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की। आखिर ये वैदिक लोग कौन थे? इनकी उत्पत्ति को लेकर ना आज भी एक बहुत बड़ी बहस है। चलिए उसी से शुरुआत करते हैं। देखिए, विद्वानों ने इसको लेकर कई सिद्धांत दिए हैं, लेकिन इनमें जो सबसे ज्यादा माना जाने वाला सिद्धांत है वो है आर्य प्रवासन या मध्य एशियाई सिद्धांत। और इसको भाषा से जुड़े और पुरातात्विक सबूतों से भी काफी समर्थन मिलता है। एक और बड़ी ही दिलचस्प बात है घोड़ा। ऋग्वेद में घोड़े का जिक्र बार बार आता है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में ये लगभग था ही नहीं। तो माना जाता है कि परिवहन और युद्ध के लिए इतना जरूरी ये जानवर अपने साथ नए समूह लेकर आए। जो सबसे पुराना वैदिक ग्रंथ है ऋग्वेद, वो बताता है कि उनकी शुरुआती दुनिया सप्त सिंधु थी, यानी 7 नदियों की भूमि। ये नदियां जो आज के पंजाब और आसपास के इलाकों में बहती थीं, असल में उनके जीवन का केंद्र थीं। अब सवाल ये उठता है कि ये जो कबीलों में रहने वाला समाज था, वो आगे कैसे बढ़ा? लगभग 1000 साल के लंबे वक्त में हम देखते हैं कि कैसे छोटे छोटे कबीले बड़े और संगठित राज्यों में बदल गए। शुरुआती दौर में जो राजन था वो असल में एक कबीले का मुखिया होता था। उसे जन का गोपा कहते थे, मतलब कबीले का रक्षक। लेकिन धीरे धीरे बाद के वैदिक काल तक आते आते ये पूरी व्यवस्था बदल गई। अब राजा वंशानुगत होने लगा, जो एक खास इलाके यानी जनपद पर राज करता था। और राजा अपनी बढ़ती ताकत दिखाते कैसे थे? बड़े बड़े सार्वजनिक यज्ञों के जरिए। राजसूय हो, अश्वमेध हो या वाजपेय, ये सारे अनुष्ठान उनकी शक्ति और उनको मिली दैवीय स्वीकृति का प्रतीक थे। अब राजा अकेला तो राज कर नहीं सकता था, तो जो सभा और समिति जैसी आम लोगों की सभाएं थीं, उनका असर कम होने लगा और उनकी जगह ले ली रत्नेन ने, जो राजा के खास सलाहकारों की एक परिषद होती थी। ये जो राजनीतिक बदलाव हो रहा था, उसका सीधा असर समाज, अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचे पर भी पड़ रहा था। सब कुछ बदल रहा था। अर्थव्यवस्था को ही ले लीजिए। पहले ये पूरी तरह से पशुपालन पर टिकी थी, जहां गाय बैल ही असली दौलत थे। लेकिन फिर लोहे के औजार आए और सब कुछ बदल गया। अब जमीन दौलत बन गई और अर्थव्यवस्था खेती पर आधारित हो गई। इसी दौर में जो वर्ण व्यवस्था थी वो और भी पक्की हो गई। समाज को 4 हिस्सों में बांट दिया गया। इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी एक पौराणिक कहानी ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलती है। समाज में एक और बहुत बड़ा बदलाव महिलाओं की स्थिति में आया। देखिए, शुरुआती वैदिक काल में महिलाओं का काफी सम्मान था, वो सभाओं में भी जाती थीं। लेकिन जैसे जैसे समाज कृषि पर निर्भर होता गया, उनकी भूमिकाएं सीमित कर दी गई। अच्छा, इन सब बदलावों के अलावा वैदिक युग की जो सबसे बड़ी देन है, वो है उसका विशाल साहित्य। इसी साहित्य ने हजारों सालों तक भारतीय सोच को एक दिशा दी है। पता है, वेद शब्द का मतलब ही होता है ज्ञान, और ये ज्ञान शुरू में लिखा नहीं गया था, बल्कि सदियों तक गुरु से शिष्य तक सुनकर पहुंचाया गया। इसीलिए इसे श्रुति भी कहते हैं, यानी वो जिसे सुना गया हो। इस ज्ञान के केंद्र में है 4 वेद। सबसे पुराना ऋग्वेद, जिसमें देवताओं की तारीफ में भजन है। सामवेद में उन्हीं भजनों को गाने की धुनें हैं। यजुर्वेद में यज्ञ के नियम हैं और अथर्ववेद में है मंत्र और जादू टोने। वैदिक काल में पूजा का जो सबसे मुख्य तरीका था वो था यज्ञ। ये सिर्फ एक पूजा पाठ नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा अनुष्ठान था। माना जाता था कि यज्ञ से ही ब्रह्मांड का संतुलन बना रहता है और देवताओं का आशीर्वाद भी मिलता है। बाद के वैदिक काल में उपनिषदों जैसे ग्रंथों में सोच और भी गहरी होती गई। यज्ञ और कर्म कांड से ध्यान हटकर आत्मा परमात्मा जैसे दार्शनिक विचारों पर गया
और वहीं से हमें सत्यमेव जयते जैसा विचार मिला, जो आज भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। तो फिर इस पूरे 1000 साल के बदलाव वाले दौर से हम क्या सीखते हैं? इसका निचोड़ क्या है? पहली बात तो ये कि वैदिक काल कोई एक थमी हुई संस्कृति नहीं थी। ये एक लंबा सफर था जिसमें लोगों की जिंदगी, उनके रहने का तरीका, सोच, सब कुछ पूरी तरह से बदल गया। और दूसरी और सबसे जरूरी बात यह है कि इसी दौर ने वो सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक नींव तैयार की जिस पर बाद में पूरी भारतीय सभ्यता की एक शानदार इमारत खड़ी हुई। तो आखिर में ये सवाल तो बनता ही है कि किसी भी सभ्यता का भविष्य उसकी सबसे पुरानी कहानियों में कितना छुपा होता है। और जब हम वैदिक काल को देखते हैं तो इसका एक बहुत ही गहरा जवाब मिलता है।